So hello everyone, welcome to the Talim 2.0, your ultimate learning destination for competitive exam. So आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो JKS प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2025-26 के लिए रहने वाला है. सो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ कंप्लीट इंडियन पॉलिटिक के ऊपर MCQ डिस्कस करेंगे जो कि आपके JKS एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इसमें कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन रहेंगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी. जैसे कि आप सब जानते हैं आज 1 अक्टूबर 2025 है और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रहेंगे जब तक आपके KS एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है. सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज Which of the following is not a fundamental right under Constitution of India? कौन सा एक ऐसा फंडामेंटल राइट है, हमारा एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. सो ऑप्शन रहेंगे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन सी रहेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन एंड ऑप्शन डी रहेगा राइट टू प्रॉपर्टी. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन डी, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी. जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ये हमारा एक क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है. अब ये क्वेश्चन ऐसा है, अब इस क्वेश्चन का ये पूछ सकते हैं ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब क्योंकि क्वेश्चन तो वहां पे स्टेटमेंट बेस आते हैं तो ये भी साथ में पूछ लेंगे, मतलब इसकी आपको पूरी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए इसमें क्या है आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी में. तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये जो है ये पहले तो मौलिक अधिकार था, लेकिन एक संशोधन हुआ था जिसको हम कहते हैं अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट जो हुई थी, 44th अमेंडमेंट हुई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. तो द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. सो उसके बाद क्या हुआ, इसको क्या बना दिया, इसको एक लीगल राइट बना दिया, इसको एक क्या बना दिया, लीगल राइट. याद रखें क्या बना दिया, लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 में इसको क्या कर दिया, इसको एक लीगल 300A में इसको एक लीगल एक्ट बना दिया गया. सो प्रेजेंट अगर अब की बात करें तो पहले तो हमारे जो मौलिक अधिकार थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे, हमारे 7 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं इसको डिलीट करने के बाद, तो ये 6 हो गए हैं. तो 6 जो हमारे हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं. ठीक है जी, ये वाली बातें आ गई. अब हमारे पास ये वाला है राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये आते हैं राइट टू इक्वलिटी में. राइट टू फ्रीडम की बात करें ये 19 से लेके 22 तक आते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो हमारे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये आर्टिकल 23 से 24 के बीच आते हैं. उसके बाद हमारे पास है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो ये किस में आता है, तो ये आर्टिकल 25 to 28 में आता है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो ये किस में आता है, 29 से 30 के बीच आता है. और लास्ट में हमारा बच जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये किस में आता है, आर्टिकल 32 में लाई करता है. तो इस क्वेश्चन की आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है. ठीक है जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, हु इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कस्टोडियन कौन होता है. ठीक है जी, सो हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो जो कस्टोडियन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हमारा क्या होता है,
कस्टोडियन होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उस बेस पे अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखें। सो द सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये क्या होता है? गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट होता है, याद रखें, क्योंकि रिवीजन वीडियो है आपकी, फाइनल रिवीजन वीडियो है ये। गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ये होते हैं जो कि आर्टिकल 32 में पारित हैं। तो इट आल्सो हैज अ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब इसका जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है? मीनिंग इट डिक्लेयर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट unconstitutionally if they violate the principle outlined in the constitution, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर बनता है। अब अभी प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, सीधा सीधा अगर ये तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी आ सकते हैं, पीएम के ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, इज़ द एपेक्स हाई कोर्ट। ये कौन सा होता है? एपेक्स कोर्ट इन इंडिया है, एपेक्स कोर्ट इन इंडिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये ऐसी स्टेटमेंट्स पूछेंगे एग्जामिनेशन में तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे जितने भी होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज होते हैं। उसके बाद एज द स्टेटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दैट द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड अपर मोस्ट कोर्ट ऑफ द अपील, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आर्टिकल 32 जो है, ये जो आर्टिकल 2 है, इसमें क्या होता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है, और अफर्म द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर इन्फोर्सिंग द राइट दैट इज कन्फर्म्ड इज योर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। अब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को, या जितने भी एस्पायरेंट यूपीएससी एस्पायरेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं वो हमने कहाँ से लिए हुए हैं? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्या हमने यूएसए से लिए हुए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं? सो हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी आर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको हम DPSPs भी कहते हैं, तो ये हमने कहाँ से लिए हुए हैं? आयरलैंड से लिए हुए हैं, ठीक है जी। कहाँ से लिए हुए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर बन सकता है। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज दैट इज द DPSPs इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। उसके बाद द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इट इन 1937। जो आयरिश थे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था 1937 में। आल्सो इंक्लूड सिमिलर प्रिंसिपल रिलेटेड टू द सोशल पॉलिसीज विच आर सीम्ड एज सूटेबल फॉर द इंडियन सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में होते हैं, तो ये होते हैं। अब अगर हम DPSP की बात करें, DPSPs की बात करें, DPSPs की बात करें, तो सबसे पहले है DPSPs आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। लाइकवाइज जो फंडामेंटल राइट हैं वो इन्फोर्सेबल हैं, ये हो सकता है। उसके बाद ये जो है ये एक वेलफेयर हमारा जो स्टेट है उसका एक आइडिया है, उसका एक स्वरूप है। द DPSPs एम्स टू एस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रीवेल, जहाँ पे क्या होता है? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो क्या होता है? प्रीवेल होता है। ये क्वेश्चन भी ऐसे देखने को मिल सकता है हमें। उसके बाद अगर DPSPs की बात करें, लाइक कुछ और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट करें,
DPSPs के। तो आयरलैंड से तो ये तो कंफर्म बात है कि ये वहाँ से बारड हुए, ये सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉट फ्रॉम आयरलैंड, जो आयरलैंड से और कॉन्स्टिट्यूशन लिए जो चीज़ें लिए हुई हैं, एक तो लिया हुआ है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, ये लिया हुआ है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है हमारे, प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो लिए हुए हैं यहाँ से हमने, अगर आयरलैंड की बात करें। उसके बाद DPSPs तो हैं ही हैं, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम और बात करें कहाँ कहाँ से बारो किए हुए हैं, लाइक अगर आप बात चल गई है तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है जी, रूल ऑफ लॉज हो गया, जस्ट या रिट्स आ गई, तो रिट्स हमने कहाँ से बारो किया हुआ है, तो रिट्स हमने कहाँ से बारो किया हुआ है, ब्रिटेन से किया हुआ है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप ये भी हमने ब्रिटेन से बारो किया हुआ है। और कंट्रोलर ऑडिट जनरल का जो ऑफिस है वो भी हमने यहीं से लिया हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, CAG का जो है वो भी लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आपकी पोलिटी में से आ सकती हैं। अब रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कितने प्रकार की जो इमरजेंसीज हैं वो इंडिया में हैं। ऑप्शन ए रहेगा 2 किस्म की हैं, ऑप्शन बी 3 किस्म की हैं, 4 की हैं, या ऑप्शन डी 5 किस्म की हैं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैज़ बीन इनविसेज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कितने किस्म की हैं, तो ये ऑप्शन रहेगा आपका बी, ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज़ 3 टाइप की हैं। कितनी है, 3 टाइप की हैं ये हमारी इमरजेंसी। अब अगर बात करें, एक आ जाएगी हमारी नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी। दूसरी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाएगी। और तीसरी की बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाएगी। अब ये अगर इमरजेंसी की बात करूं तो इसमें है क्या क्या है। अगर नेशनल इमरजेंसी की करें तो ये आर्टिकल 352 के तहत पारित होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करें तो 356 से ये पारित होती है। तो अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो 360 आर्टिकल से ये सारे के सारे जो है पारित हो सकते हैं, मतलब केम इनटू द फोर्स, ठीक है जी। अब अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या कुछ पार्ट ऑफ इंडिया या वार सिचुएशन की थ्रेटन हमें हो, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या आर्म्ड रिबिलियन हो, उसमें ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग सकती है। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट cannot be carried on in accordance with the provision of constitution due to the reason which may not have any connection with war, external aggression or armed rebellion। ये armed rebellion से नहीं होती, ठीक है ना। तो ये जो हमारी मतलब इसको हम अगर सीधे वे में कहें, जो हमारी फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरीज, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जब वो हमारी जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो अ स्टेट गवर्न बाय द प्रेसिडेंट, तो उस टाइम पे वो सारे जो हक हैं जो रन करता है वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है या गवर्नरशिप में चला जाता है। अब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो 360 से ये लागू होता है। तो द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, जो प्रेसिडेंट होता है हमारा वो प्रोक्लेम करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज satisfied that a constitution has arisen due to the financial stability or the credit of India or any part of the territory। जो भी financial stability होती है या credit of India is threatened, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। ये जो मिशनरी फेल होती है, ये आर्म रिबिलियन हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, तो ये सब चीज़ें उनकी वजह से
लगती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसेस से डील करता है। ऑप्शन ए रहेगा आर्टिकल 357, आर्टिकल बी रहेगा 368, आर्टिकल सी रहेगा 352 एंड आर्टिकल डी रहेगा 370। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ऑप्शन बी रहेगा, डील करता है, दैट इज आर्टिकल 368. So Article 368 of the Indian Constitution outline the procedure for amending the Constitution. जो हमारा Constitution है उसमें क्या अमेंडमेंट आती है। तो ये अमेंडमेंट के ऊपर से अगर कहें अब ये होता क्या है, तो ये एक ऐसा आर्टिकल है, इट ग्रांट पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको अमेंड करने का, उसमें चेंजिंग करने का जो है वो हक होता है बाय वे ऑफ एडिशन, या कुछ उसमें हम चीज़ें एडिशन करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ एडिशन की जाती है, या कोई वेरिएशंस होती हैं, या हम उसमें कुछ चीज़ रिपील करते हैं, या कुछ कोई भी प्रोविजन होता है जिसका कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर उसको फॉलो करने के लिए होता है। सो ये जो आर्टिकल होता है, दिस आर्टिकल आल्सो स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग द अमेंडमेंट बिल एंड ऑब्टेनिंग प्रेसिडेंशियल, जो हमारी प्रेसिडेंशियल असेंट है वो मिलती है, एज वेल एज द नीड फॉर द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसकी भी हमें रेटिफिकेशन चाहिए होती है इसमें। तो अब अगर हम बात करें हमारे पास ये जो अमेंडमेंट होता है, तो एक तो बात करें, एक तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी होता है, एक बाय स्पेशल मेजॉरिटी होता है। क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी में होता है। और दूसरा होता है बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद इन द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। तो उसमें से भी ये मिल सकता है। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये। सिंपल मेजॉरिटी में अगर बात करें, फिर उसके बाद बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें, कंसेंट ऑफ द स्टेट की बात करें, तो ये काफ़ी सारा प्रोसेस जो है आपको ऑलरेडी आता ही आता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। दैट इज विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फंडामेंटल राइट में क्या करता है, डील करता है। पार्ट 1 करता है, सेकंड, थर्ड करता है, फोर्थ करता है या फिफ्थ करता है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट मैंने अभी सारे बता दिए हैं। तो ये हमारे जो आर्टिकल आते हैं, ये आर्टिकल 12 टू 32 के बीच 35 के बीच आते हैं, ठीक है जी, 35 के बीच आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें अगर बात करें, एक तो हमारे पास आता है राइट टू इक्वलिटी आ जाता है। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो राइट टू इक्वलिटी आ गया। फिर इंक्लूडिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी, मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। आप इसको ज़्यादा बंदा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक एस्पायरेंट ने पढ़ी होती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 7। हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व लोकसभा बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। तो जो लोकसभा है उसको कौन डिसॉल्व कर सकता है, किसके पास पावर होती है बिफोर इट एक्सपायरेशन? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, स्पीकर के पास होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज प्रेसिडेंट के पास होती है पावर। तो प्रेजेंट हमारे जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भी आप याद रखें। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, टिपिकली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। ठीक है जी, पीएम। दिस पावर आउटलाइन जो होती है ये 85
2B में ये जो होती है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशंस ओनली ओकर जब जो वाइबल गवर्नमेंट होते हैं दैट कैन नॉट फॉर्म एनी रेजिग्नेशन और फॉल ऑफ रेजिमी और इफ द रूलिंग पार्टी और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी लैक द मेजोरिटी, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया, जिसको हम GST कहते हैं, ये किस संशोधन अमेंडमेंट के तहत लागू हुआ था, पारित हुआ था? ऑप्शन ए रहेगा 100 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी रहेगा 101 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन 2 102 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 103 अमेंडमेंट एक्ट। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 101 अमेंडमेंट जो एक्ट था उसके द्वारा ये जो GST जो है ये हमारा जो था आया था। तो अब बात करें द कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 इसको कहते हैं, प्रोवाइड GST जिसको कहते हैं गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस। दिस अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस अ नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किसको क्या कहते हैं, नेशनल गुड एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया में इसने किया था ऑन 1 जुलाई 2017 को किया था। इट रिप्लेसेस ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सब को इसने रिप्लेस किया था बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर इंडिया की बात करें, GST बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 में हुआ था and was renumbered in the status by the Rajya Sabha as the 101 Constitutional Amendment Act of 2016। तो अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन थे, एक था हमारे क्या सेंट्रल GST टू कवर द एक्साइज ड्यूटी, जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है उसको कवर करेगा, जो सर्विस टैक्स है उसको करेगा, स्टेट टू कवर GST टू GST टू कवर वैट, जो हमारा वैट लगता है वैल्यू एडिशन टैक्स था उसको करते थे, लग्जरी टैक्सेस एटसेट्रा। फिर उसके बाद एक आ जाता है हमारे पास IGST इंटीग्रेटेड सर्विसेज टैक्स टू कवर द इंटर स्टेट ट्रेड था। फिर इंटीग्रेटेड GST एज पर इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट द स्टेट एंड यूनियन। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई थी। तो GST जो था ये किस संशोधन से हुआ था, तो 101 से हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता रहता है, क्योंकि जितने भी GST क्योंकि सर्विसेज वगैरह हैं, अभी पॉपकॉर्न के ऊपर जो टैक्स लगे था उसके हिसाब से अगर हम देखें, जो कैरामिल पॉपकॉर्न्स थे, ठीक है ना, जो कैरामिल पॉपकॉर्न थे तो उनके ऊपर लगा था। तो ये GST का क्वेश्चन अगर करंट सिनेरियो में देखें तो ये बन सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। तो कौन सी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको अपॉइंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है? तो ये एज ऑब्वियस है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। और दे हैव अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो 6 ईयर के लिए होता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, या 65 ईयर की एज तक के लिए वो है। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाता है, दे इंजॉय द स्टेटस एंड द सैलरी रिसीव्ड एंड पर्क्स आर अवेलेबल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये रहता है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया है, क्योंकि अभी जो इंडो पाक सीज फायर हुआ है तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें
और रजौरी की बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ है, तो इस लिहाज से भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन एक मैंने बीच रखा है। तो क्या था ये तो सबको ही पता, ऑप्शन बी दैट इज आर्टिकल 370 जो है वो इसको एक स्पेशल स्टेटस देता है। सो द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, ये बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद अगर और कुछ इसके बाद करें, आर्टिकल 370 और 35A ये तो चर्चाहीन में चलता ही रहता है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो आर्टिकल है, द आर्टिकल दिस आर्टिकल वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंक्लूड किया गया था ऑन 17 अक्टूबर 1949 में किया गया था। दैट एग्जेम्प्टेड द स्टेट फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 एंड अलो द स्टेट टू फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो वो अपना संविधान है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। ये एक बात थी, ठीक है ना। तो ये आ सकता है। उसके बाद कुछ और पॉइंट, अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो माइंड में भी नहीं आ रही हैं, तो इतना आई थिंक ये सफिशिएंट रहेगा वीडियो लेक्चर। इसके बाद और भी वीडियो लेक्चर आएंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।